हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग भी ये 5th सेमेस्टर में हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का, जिसमें आपको 1453 से लेकर 1815 ईस्वी तक का पढ़ना है, उसका मैं इम्पॉर्टेंट MCQ बताने वाली हूँ एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो देखिए, आपकी जो 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स का पूरा MCQ मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा एक महासंग्राम वीडियो बनाया है ये आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए। और पेपर नंबर 1 जो आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उस पर भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों का MCQ पेपर होता है, तो आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियोस में अपलोड करती हूँ वो भी देखा कीजिए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, वो मैं क्लास करते टाइम या महासंग्राम रिवीजन क्लास या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास में डिस्कस करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो MCQ वाले बच्चों के लिए ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो फुल क्लास करें। फुल क्लास करने का फ़ायदा ये है कि पूरा डीपली आपकी पढ़ाई हो जाती है। वैसे आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को भी तैयार करें, क्योंकि जो 100% आने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांते के बाद पुनर्जागरण को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। देखो, जैसा कि आप जानते हो, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और दांते ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें अग्रदूत कहा जाता है पुनर्जागरण का। तो दांते के बाद वो कौन व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, तो वह व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। दांते के बाद यही व्यक्ति थे जिन्होंने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। आपका अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। तो किसने लिखा है डिवाइन कॉमेडी को? डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। तो पुनर्जागरण की जो प्रमुख विशेषता है वो है मानववाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। मानववाद पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है इन सभी ऑप्शन में से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे कहा जाता है मानववाद का पिता? पेट्रार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला है, मानववादी आंदोलन का गढ़ कौन सा नगर था। तो कौन सा नगर था जिसे मानववादी आंदोलन की गढ़ कहा जाता है, जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा था? ऑप्शन देखो, जेनेवा था, लग्जेमबर्ग था, वेनिस था या फ्लोरेंस नगर था। तो फ्लोरेंस नगर था। इटली के फ्लोरेंस से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, इसलिए मानववादी आंदोलन का गढ़ भी फ्लोरेंस नगर था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का श्रेय जाता है। तो किसको सफलता का श्रेय जाता है धर्म सुधार आंदोलन की? जॉन कैल्विन को, मार्टिन लूथर को, जिविंगली को या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल मार्टिन लूथर को जाता है, क्योंकि यूरोप में मार्टिन लूथर ने ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी पर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो बेशक ये जर्मनी के निवासी थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में भी ऑप्शन नंबर 1 में ही जर्मनी लिखा जाएगा, ये याद रखना है ये जर्मनी के थे। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर 4 पे भी दे दे, 1 पे दे दे, 2 पे दे दे। तो यहाँ पे आपको मेन आंसर याद रखना है, और फुल क्लास करने का फ़ायदा यही है कि आपकी पूरी तैयारी मुकम्मल होती है। तो ये जर्मनी के थे। और मार्टिन लूथर किस देश के थे, ये पेपर में ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये मार्टिन लूथर ही धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो देखो, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो था, इसकी स्थापना किसने की थी? दांते ने की थी, सर थॉमस मोर ने की थी, जूलियस द्वितीय ने की थी या फिर मार्टिन लूथर ने की थी? अगर आपने धर्म सुधार आंदोलन वाला वीडियो पढ़ा होगा, मैंने जो पढ़ाया है, तो आपको पता होगा कि मार्टिन लूथर ने की थी, क्योंकि जब इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया तो कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम इन्होंने किया था, जिसके लिए इन्होंने एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाया, जो कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था। फिर धीरे धीरे ये एक संप्रदाय बनता है और फिर बाद में चलकर ये एक धर्म का रूप ले लेता है। इस तरह से जो ईसाई धर्म था वो 2 गुटों में बढ़ गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में।
तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना मार्टिन लूथर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधारक कॉल्विन किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था कॉल्विन? ये फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। देखो मार्टिन लूथर के साथ जॉन कॉल्विन जो थे, इन्होंने बहुत योगदान दिया था धर्म सुधार में, तो ये फ्रांस के निवासी थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। आपको पढ़ा चुकी हूँ औद्योगिक क्रांति के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई थी, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखिए अगला है, सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद बहुत सारे आविष्कार हुए, तो सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? एलियास हो था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम हुआ? सबसे पहले किस देश में पुनर्जागरण हुआ था, रेनेसां हुआ था? क्या इंग्लैंड में हुआ था? नहीं ना। रूस में? नहीं। जर्मनी में? बिल्कुल नहीं। इटली में हुआ था। हाँ, राइट आंसर इटली है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेनेसां यानी पुनर्जागरण जिसको हिंदी में कहते हैं, किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर रेनेसां को पूछ रहा है। रेनेसां किस भाषा का शब्द है? रेनेसां पुनर्जागरण को ही इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं, और रेनेसां जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण या रेनेसां का तात्पर्य क्या है? पुनर्जागरण या रेनेसां का क्या मतलब है? पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा से जागना या फिर से जागना। तो यूरोप के लोग पुनर्जागृत हुए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की संख्या दे दी गई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो 4 वाला होगा। और क्यों पुनर्जागरण कहा गया? क्या वो लोग नींद से सो के उठे थे? नहीं, नींद से सोने का तात्पर्य नहीं है यहाँ। पुराने जितने भी रीति रिवाज परंपराएं थी, हर एक चीज़ थी, उनको छोड़ करके लोग, अब यूरोप के लोग जागृत हो चुके थे, आगे बढ़ रहे थे। नए नए कला साहित्य ने स्थान ले लिया था, पुरानी चीज़ें पीछे अब माना छोड़ के आगे बढ़ रहा था। तो उसको यूरोप में नाम दे दिया गया रेनेसां का, पुनर्जागरण का, यानी कि लोग फिर से जागृत हो गए। और आप देखेंगे कि पुनर्जागरण में नए नए साहित्य एवं कला का भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था? तो पुनर्जागरण होने का सबसे प्रमुख कारण था सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन हुआ तो पुनर्जागरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी विद्वान दीदरो ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? देखो, फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम था दीदरो। इन्होंने रेनेसां वर्ड को किस लिए यूज़ किया था? मतलब आप देखेंगे जो अलग अलग विद्वान होते हैं वो अलग अलग, जैसे अपने ही उसी वर्ड्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कि अगर रेनेसां हुआ तो इस कारण हुआ, तो इसके लिए मैं रेनेसां वर्ड को मानता हूँ कि हाँ सही है। तो जो दीदरो थे उन्होंने किस चीज़ के लिए रेनेसां का यूज़ किया था? किसके लिए किया था? ऑप्शन नंबर 1 है नवीन साहित्य एवं कला के लिए, पुराने साहित्य के लिए, मूर्ति कला के लिए या चित्रकला के लिए। तो ऑब्वियसली नवीन साहित्य एवं कला के लिए किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ किस नगर से हुआ? तो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर से, जो इटली में है, फ्लोरेंस नगर। तो अगर आपसे पूछ दे कि किस नगर से हुआ तो फ्लोरेंस आपका राइट आंसर होगा, और पूछ दे किस देश से हुआ तो इटली आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इटली में ही एक नगर है फ्लोरेंस, यहीं से शुरुआत होती है रेनेसां की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, दांते का जन्म कहाँ हुआ? तो दांते का जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए दांते के बारे में जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखो, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। तो कब से शुरू किया था, किस सन में शुरुआत हुई थी? 1517 में या 18 में या 1500 में या 1530 में? तो 1517 ईस्वी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1517 आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था? तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पहला आपका ऑप्शन है चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयां, दूसरा है समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास, तीसरा है पुनर्जागरण, चौथा है उपर्युक्त सभी।
तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम ने कहा था चर्च में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, बेशक इसीलिए हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप अपना आंसर तो पढ़ो, इसके लिए भी हुई। कारण न पूछ रहा है तो यूरोप में देखो, जब लोग पुनर्जागृत हुए 14वीं शताब्दी में, तो समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ। लोग नए नए तरीक़ों से सोचने लगे, जिस कारण जो समाज में फैली बुराइयां और भ्रष्टाचार थे, जो चर्च में फैले हुए थे, उनको दूर करना अब मार्टिन लूथर का उद्देश्य हो गया था। तो आपका जो उपर्युक्त सभी वाला आंसर है ये राइट होगा। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा ऑप्शन को, इसलिए कहती हूँ क्लासेस करते रहा कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस धर्म का प्रवर्तक था? तो किस धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर? तो बेशक प्रोटेस्टेंट धर्म का था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला है, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से शुरू किया था? तो जर्मनी से शुरू किया था। ये आपके लिए तो बहुत ही आसान है ना जानना। मार्टिन लूथर जर्मनी में पैदा हुए, तो जहाँ पैदा हुए वहीं से शुरुआत करेंगे, फिर जर्मनी से ये पूरे यूरोप में फैल जाता है। और सभी के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आपकी क्लासेस करा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चाएँ की है क्लास के टाइम, तो यहाँ पर आपका 3 वाला राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने, गैलीलियो ने, जेम्स वाट ने या न्यूटन ने? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुटेनबर्ग किसका पुत्र था? तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी का पुत्र था। गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैक्टसन ने इंग्लैंड में छापा खाना कब स्थापित किया? तो देखो, कैक्सटन जो थे इन्होंने इंग्लैंड में छापे खाने की शुरुआत की, तो कब से की थी? 1476 ईस्वी से की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइकल एंजिलो की बनाई उत्कृष्ट मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो माइकल एंजिलो की जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? रोम में है, या मेडिसी के गिरजाघर में है, या इटली में है, या फ्रांस में है? तो मेडिसी के गिरजाघर में माइकल एंजिलो के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? आप देखेंगे जब पुनर्जागरण होता है उसके बाद चित्रकला, मूर्तिकला, इन सभी का बड़ा तेज़ी से विकास हुआ था, और साहित्य का लेखक भी उभरे थे, चित्रकार भी उभरे थे, कलाकार भी उभरे थे पुनर्जागरण के बाद। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चित्रकला का जो जन्मदाता है वो जिएटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन 100% आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोनार्डो दी विंची इटली के प्रमुख चित्रकार थे, और इनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है, लियोनार्डो दा विंची सबसे प्रमुख चित्रकार थे इटली के। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नेपोलियन संहिता की स्थापना कब हुई थी? तो नेपोलियन संहिता की स्थापना नेपोलियन ने 20 मार्च 1804 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई तो कहाँ पर हुई थी? तो वाटरलू युद्ध में हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1815 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 1815 में। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्टील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर राइट है बास्टील के किले के लिए? देखो, जो बास्टील का किला था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर बास्टील के किले में जो बेगुनहगार, मतलब जो निर्दोष होते थे, उनको रखा जाता था कैद करके, और उन्हें सज़ा दी जाती थी। और बास्टील का जो किला था वो वहाँ के फ्रांस के राजाओं के निरंकुशता का प्रतीक था। तो यहाँ पे आप पहले अपना ऑप्शन पढ़ो। सबसे पहला है कि ये फ्रांस में किले की जेल थी, फ्रांस का जो किला था उसकी जेल थी। दूसरा है कि लोग बास्टील से घृणा करते थे, जितने भी लोग फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरित थे वो सभी गरीब लोग बास्टील से नफरत करते थे, क्योंकि उनको उनमें कैद करके रखा जाता था, और गरीबों से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था, जबकि अमीरों पर टैक्स नहीं था।
तीसरा है आपका ऑप्शन, ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये निरंकुश शक्ति का प्रतीक है तो लोग उससे घृणा तो करेंगे ही। तो ऑप्शन ये तीनों ही राइट है, इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य था। राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या उद्देश्य था? जब मैंने आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ाई तो आपको याद होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आप लोग पेपर 2 में ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, तो जब आप लोग 4th सेमेस्टर में थे तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट था हिस्ट्री का, वो भी आधुनिक विश्व का इतिहास ही था और आपको पूरा का पूरा यही टॉपिक पढ़ना था उसमें भी। बस एक यूनिट आपका यहाँ पे चेंज है, यूनिट नंबर 1, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं, उन सभी पर वही वाली वीडियो आपको पढ़नी है जो आपने 4th सेमेस्टर हिस्ट्री में पढ़ी है। सेम टू सेम वही आपका पूरा का पूरा है इसमें भी। तो आप लोगों को जो 4th सेमेस्टर BA हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वो मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही पूरा टॉपिक आपका यहाँ भी है पेपर 2 हिस्ट्री में। तो देखो, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? कर लगाना था। आपको याद होगा, कर लगाना उद्देश्य था, क्योंकि जब राष्ट्रीय सभा बुलाई गई फ्रांस में तो इसलिए बुलाई गई थी ताकि कर और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? तो जब राष्ट्रीय सभा में राजा से झगड़ा हो जाती है तो उस टाइम पर वो सभा किस जगह पर एकत्रित होती है? तो वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होती है, टेनिस कोर्ट में, और वहाँ पर शपथ भी लेती है कि जब तक अपने देश का संविधान नहीं बना लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जिससे राजाओं को झुकना भी पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, टेनिस कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले किया था आविष्कार सूत काटने वाली मशीन का जेम्स हारग्रीव्स ने। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत काटने वाली मशीन का नाम क्या है? तो स्पिनिंग जेनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी। तो देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद जो नई व्यवस्था आती है, आर्थिक व्यवस्था, उसको श्रम संघ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जेम्स वाट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो देखो, सड़क निर्माण प्रणाली का जो आविष्कार था वो मैकडम ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनालिसा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इन्होंने ही मोनालिसा को बनाया है, जो विश्व प्रसिद्ध है मूर्ति, ये जो कृति है इनकी, ये पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? द लास्ट सपर किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, द लास्ट जजमेंट यानी अंतिम निर्णय का चित्रकार कौन था? तो द लास्ट जजमेंट का चित्रकार था माइकल एंजिलो। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ मैन नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? एक चित्र है द फॉल ऑफ मैन। इस चित्र को किसने बनाया था? तो माइकल एंजिलो ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला है, यूटोपिया नामक ग्रंथ किसने लिखा? देखो, पुनर्जागरण के टाइम में मैंने आपको बताया ना, चित्रकार, कलाकार और लेखक बहुत तेज़ी से उभरे थे। तो यूटोपिया एक ग्रंथ है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था टॉमस मूर ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ वॉर के रचयिता कौन है? देखो, ये भी एक ग्रंथ है, द आर्ट ऑफ वॉर। तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? देखो, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है उसके बाद बहुत सारे आविष्कार किए गए थे, जिसमें से वाटर फ्रेम का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। तो वाटर फ्रेम का आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला है, औद्योगिक क्रांति के लाभ हैं। जब औद्योगिक क्रांति होती है तो उसके क्या क्या लाभ हैं? औद्योगिक क्रांति भी पढ़ाया है मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। 4th सेमेस्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो औद्योगिक क्रांति के लाभ में देखो, पहला आपका है उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, तो ये भी औद्योगिक क्रांति का एक लाभ है। दूसरा आपका है, कृषि के नवीन उपकरणों के प्रयोग से श्रम की
बचत तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि के लिए नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिससे खेती करने में टाइम भी कम लगता और खाद्यान्न भी ज़्यादा उत्पादित होते थे। तो ये भी एक लाभ है औद्योगिक क्रांति का। तीसरा है यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सभी औद्योगिक क्रांति के लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त, तो सभी पर आपको एग्जाम में टिक कर देना है। अगला आपका क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो उसके कारण क्या क्या थे? पहला कारण है कि उपनिवेशों की स्थापना इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा कर ली थी हर एक देश में, और हमारा भारत भी अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश बन चुका था उस टाइम पर। दूसरा है, सस्ते दर पर कच्चे माल की ये प्राप्ति करते थे। अपने उपनिवेशों से ये कच्चा माल बहुत ही सस्ते दर पर ले जाते थे और फिर उसको फिनिश गुड बनाने के बाद महंगे रेटों पे बेचते थे, जिससे ये काफ़ी लाभ कमाते थे। इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होती है। तीसरा कारण था धन की प्रचुरता, क्योंकि इंग्लैंड सभी देशों को अपना उपनिवेश बना चुका था, जिसके कारण ये अच्छा व्यापार भी कर लेता था, क्योंकि सस्ते दर पर इसे कच्चा माल मिलता था और फिर उसको फिनिश गुड बनाने के बाद वो महंगा बेचता था। तो जाहिर सी बात है कि धन उसके पास बहुत होंगे। तो ये तीनों ही औद्योगिक क्रांति के कारण थे, इसीलिए उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1769 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कारक जॉन के थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? ये सारा क्वेश्चन आपके इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति से है। वो भी मैंने पढ़ा दिया है, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इंग्लैंड की क्रांति जो है, और वो विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी, ये भी याद रखिएगा। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी 30 जनवरी 1649 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा? तो चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर 1660 में बैठा था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो चार्ल्स द्वितीय जो था उसने शासन किया था 1660 से लेकर 85 ईस्वी तक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ का शासक था? तो ये शासक था हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। देखिए, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह युद्ध में राजा के समर्थकों को कहा गया। ये आपको एकदम याद रखना है। देखो, इंग्लैंड में क्रांति से पहले गृह युद्ध हुआ था, जिसके बारे में मैंने इंग्लैंड की क्रांति वाली वीडियो में पढ़ाया है आपको अच्छे से समझा करके। तो गृह युद्ध में जो आधी जनता थी, देखो जनता तो एक तरफ से संसद की तरफ थी, राजा की तरफ कौन थे? जो जिनका बड़ा विशेष अधिकार समाज के अंदर था, जैसे पादरी हो, कुलीन हो, इन लोगों को राजा का समर्थन मिलता था। तो राजा के साइड पर वो सब थे, और संसद जो जनता की तरफ से बोलता था, जनता की तरफ से आवाज़ उठाता था। तो एक तरफ जनता संसद के साथ खड़ी थी और दोनों के बीच में गृह युद्ध हुआ था। तो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि गृह युद्ध में राजा के समर्थन को क्या कहा गया और संसद के समर्थकों को क्या कहा गया, तो यहाँ पे इसलिए मैंने नोट कर दिया है ये क्वेश्चन इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि गृह युद्ध में राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। जब आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें कैवेलियर एक ऑप्शन होगा, वही आपका राइट होगा। अगला है, गृह युद्ध में संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? तो राउंड हेड कहा गया। जिन जनता ने संसद का साथ दिया उसे राउंड हेड कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, और बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की क्रांति का प्रमुख कारण था। अमेरिका की क्रांति के देखो कई सारे कारण थे, जिनमें पहला कारण है अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। जिस तरह ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में कठोर कानून बनाती थी, वैसे ही अमेरिका भी हमारे भारत की तरह अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन चुका था। तो वहाँ भी अंग्रेज़ सरकार कठोर कानून बनाती थी, तो ये भी एक कारण था अमेरिका की क्रांति का। दूसरा था बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना वहाँ हुई थी। अमेरिका की क्रांति मैंने पढ़ाया है, उसमें सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तीसरा है, अंग्रेज़ी सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट कानून पारित किया गया। तो ये सारे अमेरिका के क्रांति के कारण थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त, तो सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, फ्रांस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में घटित हुई थी? तो
तो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, जो कि एक निरंकुश शासक था। उसी के टाइम पीरियड पर फ्रांस की क्रांति वहाँ संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था। तो फ्रांस की जो प्राचीन संसद थी उसका नाम स्टेट्स जनरल था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के कारण थे। तो देखो, फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। जब मैंने फ्रांस की क्रांति आपको पढ़ाई थी तो पूरा बता दिया था, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने बार बार कहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूंगी 4th सेमेस्टर की, वही आपको देखना है इसमें भी। तो पहला है निरंकुश राजा वहाँ था, ये भी एक कारण था। दूसरा था अनिश्चित एवं असमान कानून वहाँ पर था। तीसरा है पादरी व कुलीन का समाज में विशेष अधिकार था और जो गरीब जनता थी उनसे कर लिया जाता था, जबकि पादरी और कुलीनों के ऊपर कोई भी कर या टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये सब फ्रांस की क्रांति के कारण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। देखो, फ्रांस की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। क्लास के टाइम सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था, क्यों जनरल अधिवेशन, ये अधिवेशन बुलाया क्यों गया था, तो कैसे क्या अचानक से घटित हुआ कि क्रांति संपन्न हुई। तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब बुलाया था। तो 1789 ईस्वी में बुलाया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति मिली। तो कब मिलती है अनुमति? देखो, 27 जून 1789 ईस्वी को मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला है, बास्टील का पतन कब हुआ। देखो, फ्रांस की जो जनता थी वो बास्टील के किले पर चढ़ाई कर चुकी थी, ताकि फ्रांस के बास्टील के किले में जितने भी कैदी बंद थे उनको फ्रांस की जनता रिहा करती है और बास्टील के किले पर चढ़ाई कर देती है। और बास्टील का किला वहाँ के राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्टील का पतन हुआ था और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, पेरिस की महिलाओं का वर्साय अभियान। तो पेरिस की महिलाओं का जो वर्साय अभियान था वो 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया। इतना निरंकुश शासक था कि जब वहाँ क्रांति संपन्न हुई तो वहाँ की जनता ने इसको गुलेटिन नामक मशीन में डालकर फांसी की सजा दी, सर इसका कट गया। तो लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। रूसो कौन था? देखो, रूसो एक दार्शनिक था। फ्रांस की क्रांति में इन सभी दार्शनिकों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, रूसो दार्शनिक थे। अगला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किसकी कृति है। तो ये रूसो की कृति है और इस कृति के माध्यम से उन्होंने जनता को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था क्रांति करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रूसो की कृति है। कृति का मतलब रचना है, बुक है। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। देखो, जितने भी उस टाइम पर देश मतलब फ्रांस में महान दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया था। तो वॉल्टेयर भी फ्रांस की क्रांति में अपना बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस महान दार्शनिक ने या फिर महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। तो फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक है इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, 1769 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बन जाता है। तो ये बनता है फ्रांस का शासक 1804 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट से क्या अभिप्राय था। देखो, स्टेट जो है ये फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है और फ्रांस में जो समाज था, फ्रांस का जो समाज था उस टाइम पर, उसमें इतनी ज़्यादा असमानताएं थीं। गरीबों से, किसान मजदूर से टैक्स लिया जाता था, पादरी कुलीन से नहीं लिया जाता था, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था जो पादरी कुलीन थे। तो इसलिए फ्रांस का समाज स्टेट्स में बट गया था। तो स्टेट्स का मतलब है फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है।
अगला देखो क्वेश्चन है आपका, द्वितीय स्टेट्स में कौन लोग शामिल थे। तो द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आता था, और याद रखना कि स्टेट जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स। सेकेंड में आते थे कुलीन, और पादरी वर्ग किस में आते थे, तो प्रथम में आते थे, प्रथम स्टेट्स में आते थे, सबसे ऊंचे में आते थे। और तृतीय स्टेट्स में आते थे किसान, मजदूर या गरीब जनता। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका की क्रांति कब हुई। तो अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 ईस्वी में, 1776 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस तरह हमारे भारत में अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी तरह अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। तो अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, क्योंकि वहीं पर बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आपका है। अगला है, अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण हुआ था 1787 यानी 1787 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स द्वितीय किस धर्म को मानता था। जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म को मानता था। और जेम्स द्वितीय कौन था, ये इंग्लैंड का शासक था जिसके टाइम पर इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हुई थी। तो ये कैथोलिक धर्म को मानता था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। देखो, अगर आपसे पूछ दे इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई, तो या शानदार क्रांति कब हुई, तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में पहली राजनीतिक क्रांति कौन सी थी। तो इंग्लैंड की क्रांति विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी, जो 1688 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो जेम्स द्वितीय था, जो कि बहुत ही निरंकुश शासक था, और ये अपना देश छोड़कर भाग जाता है अपनी जान बचा करके जब क्रांति संपन्न हुई थी। तो फिर इसकी बेटी और दामाद इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स द्वितीय किस वंश का शासक था। तो ये स्टुअर्ट वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे वो बहुत ही निरंकुश थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, इंग्लैंड में अधिकार विधेयक कब पारित हुआ। तो इंग्लैंड में अधिकार विधेयक पारित हुआ था क्रांति के 1 वर्ष बाद 1689 यानी कि 1689 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखो, जब इंग्लैंड में क्रांति संपन्न हुई तो अधिकार विधेयक पारित हुआ था। जो संसद का अधिकार ये निरंकुश राजा छीन रहे थे, तो वो अधिकार संसद को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। मैग्ना कार्टा कब तैयार किया गया था। तो मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया था। तो पावर लूम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए। तो शुरुआती कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला है, निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं है। तो बेशक धर्म सुधार आंदोलन नहीं है, बाकी ये सब आपको पढ़ के ही लगेगा कि हाँ बिल्कुल कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ये वाला औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है। तो सूती वस्त्र का उद्योग भारत में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।